हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 2019 का आपका इंग्लिश का पेपर है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से। ठीक है। तो दोस्तों, बेसिकली आप में से कई सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का कुछ दिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरा पेपर करा पाना अब जो है बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम। पूरा पेपर का मतलब पूरा जो स्टडी करा पाना, ठीक है, बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन हम जो है जितने भी क्वेश्चन पेपर जो आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इस टाइप के क्वेश्चंस जनरल केसेस में देखा जाता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि कुछ हल्का फुल्का डिफरेंस कर दिया जाए, ठीक है, मतलब लैंग्वेज में कुछ डिफरेंस कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो उसको राम की जगह श्याम कर दिया गया, श्याम इज़ गोइंग टू कॉलेज कर दिया गया। ठीक है, हल्का फुल्का वर्ड्स में अंतर कर दिया जाए, लेकिन जो पैटर्न होता है आपका, पेपर का पैटर्न सेम होता है। इस कारण से आपको ये देखना बहुत ही ज़रूरी है और पेपर का पैटर्न समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं जितने भी चीज़ों को बताऊँगा वो आपको एक एक चीज़ों को समझाऊँगा भी। जैसे अगर कहीं मान लीजिए यहाँ पे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड आया हुआ है पहले क्वेश्चन में, तो इसको हम आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया के रूप में ज़रूर समझाएंगे। आइए चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और इनको हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है विच मेथड इज़ मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। मतलब वह कौन सा मेथड है जो आपके ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में और डायरेक्ट मेथड के बीच में आता है। मिडवे का मतलब इन दोनों के बीच की एक कड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता क्या है और डायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो दोस्तों, जब मैं 4th सेमेस्टर का वीडियो अपलोड कर रहा था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, दो 5-10 मिनट का वीडियो है। ठीक है, उसमें मैंने बताया है कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। बेसिकली डायरेक्ट मेथड दोस्तों ये होता है कि जब जिस लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं उसी लैंग्वेज में उसको समझाया जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए मैं इसी एक वर्ड मतलब ये सेंटेंस मैं मान लेता हूँ कि अगर लिखा रहता कि व्हाट आर टू प्रोडक्टिव स्किल, ये लिखा हुआ है और मैं इसको यही आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैं इसको इंग्लिश में ही समझा दूँ। ठीक है, कि दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज़ योर टू प्रोडक्टिव स्किल्स, ठीक है, विच यू यूज टू प्रोड्यूस एनीथिंग। ऐसा मैं मतलब जैसे इंग्लिश में ही चीज़ों को समझा दूँ आपको। इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिस लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में ही समझा दूँ, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई मैं किस मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। डायरेक्ट का मतलब जिसमें चीज़ें दी हुई हैं उसी में चीज़ों को समझा देना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, दूसरा है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का मतलब भाई जब एक लैंग्वेज के ग्रामर को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताया जाए। बेसिकली वो जो दूसरा लैंग्वेज होता है वो आपका नेटिव लैंग्वेज होता है, जिसको आप अच्छे से समझें। यहाँ पे बात किया जाए, जैसे मान के चलिए मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ अगर, तो इंग्लिश तो हमको उतने मतलब कहा जाए कि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मतलब हमारा मदर टंग नहीं है, लेकिन जो हमारा हिंदी है वो हमारा मदर टंग है, हमारी बोलचाल की भाषा है। तो मैं जब इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ तो आपको इंग्लिश में ना बता करके चीज़ों को हिंदी में ही बताऊँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट आर टू प्रोडक्टिव स्किल्स, ठीक है, मैं आपको इसको इंग्लिश में बताऊँ ही ना, इंग्लिश में बोलूँ ही ना, सिंपल सा मैं बोल दूँ कि भाई दो प्रोडक्टिव स्किल या फिर दो उत्पन्न करने का किसी चीज़ को आपको व्यक्त करने का स्किल, कौशल क्या है ये बताइए। ठीक है, मैं अगर आपसे ऐसा कुछ कह दूँ तब आप मतलब जैसे कि इंग्लिश का चीज़ हिंदी में बोल दूँ, तो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं, जब इंग्लिश का चीज़ एक लैंग्वेज के ग्रामर को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। बात समझ में आ रही है, इसको हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश का चीज़ इंग्लिश में ही बताया जा रहा है, मैं इंग्लिश का इंग्लिश में बता रहा हूँ, और इसमें क्या कर रहे हैं, इंग्लिश का चीज़ हम ट्रांसलेट करके हिंदी में बता रहे हैं केवल और केवल। क्लियर? तो इसके बीच का क्या होगा, इसके बीच का कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई मैं इंग्लिश का एक एक वर्ड पढूं और एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करूं, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों बताऊं। जैसे व्हाट आर द ट्रू प्रोडक्टिव स्किल मैं बोलूं, उसका बोलूं भाई इसका मतलब व्हाट का मतलब क्या, इससे कैसे करके बताऊं मैं आपको। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे दोस्तों, बाइलिंगुअल मेथड कहेंगे। मतलब दोनों ही लैंग्वेज में जब चीज़ों को समझाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं। ठीक है, मतलब दोनों ही भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक, तो उसको ये आपका इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर होगा, मतलब इन दोनों के बीच की कड़ी क्या होगा, डायरेक्ट के और ग्रामर कम ट्रांसलेशन के बीच की कड़ी होगा बाइलिंगुअल मेथड। मतलब दोनों ही भाषा में चीज़ों को, डायरेक्ट में केवल और केवल इंग्लिश का इंग्लिश में ही हुआ, और इसका जो है मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन में
इंग्लिश को केवल और केवल हिंदी में बताया जा रहा है। लेकिन जो बाइलिंगुअल मेथड होता है उसमें क्या होता है कि इंग्लिश को भी पढ़ें और हिंदी को भी पढ़ें, दोनों को एक एक बार पढ़ के बताया जाए। जैसे कि आपके क्वेश्चंस पेपर जैसे आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि इंग्लिश में भी दिया होता है, हिंदी में भी दिया होता है, तो उसको आप कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल है। बात समझ में आ रही है? चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से हम चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। लिखा हुआ है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ TLM। ठीक है, आपने पहले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी, 3 मेथड्स को आपने सीखा, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको एक रफ आइडिया जरूर लग जाएगा। चलिए TLM क्या होता है, इसका तो आपने बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म पूछा, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो आपने बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है, आप सभी जानते होंगे। इसका मतलब होता है टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है बी गॉट फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें करना है फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन। लिखा हुआ बी गॉट डैश डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, मतलब आप क्या कहते हैं, हम मुसीबतों में फंस गए, हम मुसीबतों में फंस गए, में फंसने का अर्थ है। ठीक है, बी गॉट डिफ़िकल्टीज डैश डिफ़िकल्टीज़, तो आप क्या कहते हैं भाई, प्रीपोजिशन इसको फिल करना है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन आप देख सकते हैं ये 2 शब्द से बना हुआ है। प्रीपोजिशन जो है आपके 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। क्या क्या है, प्री है और पोजीशन भी है। ठीक है, मतलब प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, और पोजीशन का अर्थ क्या होता है, स्थान। ठीक है, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो प्रीपोजिशन क्या होगा, जब दोनों को मिला दिया गया तो प्रीपोजिशन का मतलब है कुछ ऐसे शब्द जो पहले स्थान पे आते हो। पहले स्थान का मतलब क्या, किसके पहले, किसी चीज़ के पहले आते हो, लेकिन किसके पहले, या तो संज्ञा के पहले या तो सर्वनाम के पहले, या तो मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसे शब्द जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। नाउन प्रोनाउन या फिर हम कह सकते हैं वर्ब वगैरह के पहले भी आ सकते हैं, वर्ब एडवर्ब के पहले आवे तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। ठीक है, पहले का स्थान, किसके पहले का, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, इन सब के मतलब पहले का स्थान। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ था बी गॉट डिफ़िकल्टीज़, बी गॉट डिफ़िकल्टीज़, मतलब हम मुसीबतों में फंस गए, ऐसा कुछ कहने का मतलब था। तो में की जगह आप क्या यूज़ करते हैं, आप सभी जानते हैं कि इन का यूज़ किया जाता है। हम ये तो नहीं कहते हैं कि हम मुसीबतों के अंदर फंस गए। ठीक है, मतलब मुसीबतों में डूब के नहीं ना फंस गए। ठीक है, ऐसा कहना थोड़ा सा उचित नहीं लगता है। ठीक है, हम मुसीबतों में फंस गए होता है। क्लियर? तो इनटू तो नहीं होगा, इनटू तो भाई ऐसा कुछ होता है कि आई जम्प्ड इनटू द वाटर या फिर अंडर द वाटर, मतलब किसी कोई अंदर एकदम हो तो उसको इनटू कहते हैं। ऑन का मतलब जैसे आप पढ़े होंगे कि द बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल, मतलब जस्ट ऊपर, जब कोई बुक या फिर कोई भी चीज़ ऐसा हो कि एक चीज़ के जस्ट ऊपर दूसरा चीज़ क्या कर रहा हो, एक के सरफेस के ऊपर जस्ट ऊपर दूसरा चीज़ अगर ओवरलैप कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं ऑन। क्लियर? एट का मतलब भी आप जानते हैं, जैसे आई वेक अप एट इतना PM या फिर इतना AM, जो भी आप कहते हैं। ठीक है, एट का ही प्रयोग अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ बेसिकली इसमें मतलब था कि भाई हम मुसीबतों में फंस गए, तो मुसीबतों में फंसे इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है व्हाट आर 2 प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को उत्पन्न करना, पैदा करना। ठीक है, उत्पन्न करना। ठीक है, और स्किल का मतलब क्या होता है, कौशल होता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को उत्पन्न करने का कौशल क्या है, प्रोडक्टिव स्किल उत्पन्न करने का मतलब, यहाँ पे उत्पन्न करने का मतलब, उत्पन्न करना मतलब व्यक्त करने से है। ठीक है, व्यक्त करने के 2 कौशल क्या हैं, आप अपने आप को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, या आपको कोई पूछे। अब देख लीजिए ऑप्शन, आप एक बार पढ़िए, देखिए एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें और मतलब समझ लें। ठीक है, तो आप उसका आंसर बड़ी ही आसानी के साथ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उत्पन्न करने से मतलब था भाई आप किसी अपने आप को कैसे किसी को व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए लिखा हुआ था ऑप्शन देखिए, लिखा हुआ था लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल, मतलब सुन करके व्यक्त करेंगे क्या आप किसी अपने आप को, कभी नहीं। हमको खुद को समझाना है दूसरे को तो हम सुन करके समझाएंगे नहीं, पढ़ करके समझाएंगे नहीं, पढ़ करके तो हम जो है खुद समझेंगे ना, सुन करके तो खुद समझेंगे ना, दूसरे को समझा कैसे पाएंगे। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ था स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, मतलब लिख करके, भाई हम लिख करके किताबें लिख दिए, कोई दूसरा पढ़ करके समझ लिया, हाँ बिल्कुल लिख करके समझा सकते हैं। बोल करके समझा सकते हैं क्या, स्पीकिंग स्किल। ठीक है, राइटिंग तो हो गया आपका लिख करके। ठीक है, लेकिन स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग का मतलब बोल करके, हाँ बिल्कुल मैं आपको बोल करके तो समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बोल करके और लिख करके तो समझा रहा हूँ, कुछ चीज़ों को लिख रहा हूँ और कुछ चीज़ों को बोल रहा हूँ, आप समझ जा रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, लिखा होता है स्पीकिंग लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, क्या सुनना जरूरी है, नहीं, सुन करके तो नहीं हो सकता है। रीडिंग स्किल राइटिंग स्किल गलत। ठीक है,
एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या मतलब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया ही नहीं हुआ है, तो इसका मैं क्या बोलूँ। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिखा ही नहीं हुआ है। चलिए छोड़िए, जानते आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब आ गया वेरी शॉर्ट टाइप का। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में फ़र्क क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट, जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे थे डायरेक्ट मेथड, अभी ऊपर एक मेथड आया है पढ़ने का डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अभी था ना। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की कड़ी जब आ रहा था तो इसमें डायरेक्ट मेथड आया हुआ था। तो डायरेक्ट में क्या कर रहे थे, जो चीज़ें जिसमें थी उसी में बता दे रहे थे। जैसे इंग्लिश की चीज़ें इंग्लिश में ही बता दे रहे थे, इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में ही समझा दिया, उसको हम डायरेक्ट मेथड कह रहे थे। इसी प्रकार से डायरेक्ट स्पीच की जब बात होगी तो क्या होगा, स्पीच मतलब बोलने की, कुछ स्पीच मतलब बोलने या फिर ऐसा वक्तव्य से मतलब है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मतलब जब जो वक्ता या फिर जो आप कह सकते हैं कि जो आपका वक्ता जो भी बोल रहा है और उसी के भाषा को उस मतलब चीज़ें जो है उसी के भाषा में व्यक्त कर दी जाए। जो वक्ता जो बोल रहा है उसी के भाषा में जब हम चीज़ों को व्यक्त करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो क्या स्पीच होगा, कौन सा स्पीच होगा, ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्टली उसी लैंग्वेज उसके लैंग्वेज में या फिर उसके भाषा में व्यक्त कर दिया गया तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। क्लियर। लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति, जैसे यहाँ पे 3 व्यक्ति होते हैं, आप जानते हैं कि पहला व्यक्ति कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोलता है, स्पीकर। ठीक है, स्पीकर जो आपका होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन आपका होता है सुनने वाला, श्रोता। ठीक है, इसको हम कहते हैं लिसनर। ठीक है, लिसनर होता है जो सुनता है। ठीक, और तीसरा व्यक्ति मतलब आप कह सकते हैं जो इन दोनों को देख रहा होता है या फिर दूर से कहीं सुन रहा होता है। ठीक है, जिसका इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको हम कहते हैं भाई वो तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन है। ठीक, तो कोई जो थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति है, वो जब चीज़ों को नरेट करे, बताए किसी चौथे व्यक्ति को जा करके कि भाई इसने इससे ऐसा कुछ कहा था। ठीक है, तो वो जो स्पीच निकल करके आता है, जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में बोलेगा उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। भाई वो तो डायरेक्टली तो बोलेगा नहीं, उसमें बोलेगा ना कि भाई इसने इससे ये चीज़ कहा, ऐसे कहा। ठीक है, वो ये नहीं ना बोलेगा भाई यहाँ पे बोला हुआ है कि अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, मतलब वह ऐसा ही बोलेगा ना कि अशोक ने रमन से कहा कि वह जो है इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलेगा कि भाई रमन ने अशोक से कहा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। भाई जब अशोक ने जब बोला होगा रमन से तो ये तो अशोक ने क्या बोला होगा, अशोक ने ये बोला होगा कि भाई मैं जो है इंग्लिश बोल सकता हूँ। चूँकि अशोक कह रहा है ना, ही कुड स्पीक मतलब अशोक के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो अशोक बोल सकता है, तो अशोक ने जब बोला होगा तो क्या बोला होगा, आई कुड स्पीक इंग्लिश या फिर आई कैन होगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ऐसा कुछ बोला होगा ना। ठीक है, तो सिंपल सा जब डायरेक्ट में इसने बोला होगा तो क्या बोला होगा, आप सिंपल सा उसी को लिख दीजिए। ये बोला होगा अशोक ने कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, और उसको कोई तीसरा व्यक्ति सुना और जा कर के बोल रहा है। ठीक है, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश तो हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब भी चीज़ों को डायरेक्ट में लिखना होता है तो इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा है ये, मतलब 2 ठो ऐसे कॉमा। ठीक है, इधर भी 2 ठो इन्वर्टेड कॉमा, जो भी बोल रहा होता है वक्ता का जो भी सेंटेंस होता है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम क्लोज करते हैं और नीचे एक कॉमा भी लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए किसने किसको कहा था, अशोक टोल्ड रमन, अशोक ने रमन से कहा था, तो टोल्ड की जगह हो जाता है सेड, मतलब उसने उससे बोला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अशोक ने रमन से बोला, यानी कि अशोक, ठीक है, ASHOK, ठीक है, ASHOK, अशोक सेड रमन, या फिर अशोक सेड टू रमन कर दीजिए। ठीक है, या फिर अशोक सेड रमन डैट नहीं होगा, अशोक सेड रमन या फिर अशोक सेड टू रमन आई कैन स्पीक इंग्लिश, यही आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, अशोक सेड टू रमन आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव का मतलब जब कोई चीज़ें हो रही होती हैं, एक्टिव। ठीक है, अभी एक्टिव है घटना। ठीक है, और पैसिव का मतलब बाद में जब हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम, मतलब उसने मेरी बुक चुरा लिया। ठीक है, तो इसको जब एक्टिव में बदलना होगा, भाई अभी मतलब चुरा रहा है, हम देख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ही स्टोल
माई बुक, इसका हो जाएगा आपका ही स्टोल माई बुक। तो ये इसका मतलब जो आप इसको मतलब एक्टिव में बोलें तो आप क्या कहेंगे, ही स्टोल माई बुक, मतलब उसने मेरी बुक चुराया, ठीक है। और इसको जब आप पैसिव में बोलेंगे तो ये हो जाएगा उसने मेरी बुक चुरा लिया, ही माई बुक वाज स्टोलन बाय हिम, ये ऐसा कुछ आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, हो सकता है कि इंग्लिश और हिंदी का जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत आप इससे मेल ना खाएं, परंतु इसका सेंट्रल आइडिया यही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही इज़ डैश स्लो टू विन द रेस, और इसमें टू या फिर टू में से कोई एक भरना है, ठीक है। TOO2 या फिर इस ये छोटा वाला टू मतलब TO2, इनमें से किसी एक टू को भरना है। देखिए, ये वाला जो टू होता है, ही इज़ टू वीक टू वॉक एनी फर्दर, या फिर ऐसा, ठीक है। तो इसका यूज होता है भाई बहुत, ठीक है, बहुत या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ, ठीक है, या फिर इतना ज़्यादा ऐसा कुछ जब बोला जाए, इतना इतना बहुत इतना ज़्यादा ऐसा, इतना ज़्यादा कमज़ोर है, इतना ज़्यादा वीक है, इतना ज़्यादा तेज़ है, ऐसा जब प्रयोग कर रहे होते हैं तो हम TOO का प्रयोग करते हैं। और टू का प्रयोग तो आप जानते हैं कई केसेस में किया जाता है, ठीक है। टू का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, कई अलग अलग केसेस में किया जाता है। जैसे आई सेड टू हिम, यहाँ पे आपने देखा था अशोक टोल्ड टू रमन, मतलब रमन से कहा, से का जब प्रयोग होता है तब आपका टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। से में होता है, कहीं का लेटर में आप लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, टू का मतलब, ठीक है, को से इस सब के रूप में होता है। बात समझ आ रही है। लेकिन ये वाला जो टू है उसका प्रयोग तब करते हैं जब हमको बहुत ज़्यादा या फिर कुछ एक्सेस का चीज़ें दिखाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ही इज़ डैश स्लो टू विन द रेस। तो आप इसको जानते भी हैं दोस्तों कि एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है TOO2 और इसके साथ टू ऐसे इसका एक स्ट्रक्चर होता है। ही इज़ टू स्लो टू विन द रेस, मतलब वह इतना कमज़ोर है कि रेस जीत नहीं सकता, या फिर वो रेस जीतने के लिए बहुत कमज़ोर है, ऐसा कुछ कहने का मतलब। ही इज़ टू वीक टू विन द रेस, मतलब वो रेस जीतने के लिए बहुत कमज़ोर है, लोग कहते हैं ना, ऐसा कुछ। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना था रेड को, ठीक है। रेड को, हालांकि इसको रीड होना चाहिए था, वैसे चलिए रेड लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है। रेड को आपको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना था, ठीक है। सुपरलेटिव में आप जानते हैं दोस्तों, या तो आपका EST लगता है, जैसे आपका 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री में आपका या तो ER लग जाता है, जैसे हार्ड का मैं कहूँ कि हार्ड का आप बताइए, तो हार्ड का क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है हार्डर, HARDER, और सुपरलेटिव हो जाता है क्या, हार्डेस्ट हो जाता है ना, ठीक है, हार्डेस्ट। तो या तो आखिरी में EST लग जाता है सुपरलेटिव डिग्री में, या तो कभी कभार किसी वर्ड में जैसे ऐसा होता है कि मान लीजिए ब्यूटीफुल, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ब्यूटीफुल अगर लेता हूँ तो इसका हो जाता है क्या, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर और मोस्ट लग जाता है। बात समझ आ रही है। कंपैरेटिव में मोर लगेगा और सुपरलेटिव में क्या लग जाता है, मोस्ट लग जाता है। तो या तो ER और EST लगता है, या तो मोर और मोस्ट लगता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं लगता है। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि ही इज़ मोर हार्डर देन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, मोर हार्डर देन या फिर इट इज़ मोर हार्डर देन, ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता। या तो हार्डर ही कहें या तो मोर हार्ड ही कहें, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, अगर ऑप्शंस के थ्रू देखा जाए, या तो इसका रेडेस्ट होगा जो हमें लगता है, ठीक है। एग्जाम में कैसे आप क्वेश्चन को करेंगे वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो रेड का या तो रेडेस्ट होगा सुपरलेटिव डिग्री, या तो मोस्ट रेड होगा, या तो मोस्ट रेड होगा। अब देखिए ज़रा ऑप्शंस में देखिए, या तो मोस्ट रेड होना चाहिए था या तो रेडेस्ट होना चाहिए था। ये देखिए लिखा हुआ है मोस्ट रेडेस्ट, मतलब मोस्ट भी और रेडेस्ट भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। मोर रेडर ये भी नहीं हो सकता भाई, मैंने अभी जस्ट बताया कि नहीं, दो एक साथ नहीं हो सकता है। रेडर तो कंपैरेटिव डिग्री है, ये तो नहीं हो सकता है। रेडेस्ट एक ऑप्शन में था और रेडेस्ट मैंने बोला भी है, या तो रेडेस्ट होगा या तो मोस्ट रेड होगा। तो रेडेस्ट था ऑप्शन में, तो रेडेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप एग्जाम में जब कर रहे होंगे तो चीज़ों का आप अंदाज़ा लगाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा हुआ है द चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव। नेगेटिव का स्पेलिंग गलत है, NEGATIVE होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में इसको बदलना है। लिखा हुआ है आई वाज स्पीकिंग टू समबडी, ठीक है। इसको नेगेटिव में बदलना, मैं किसी से बोल रहा था, तो क्या हो जाएगा, मैं किसी से नहीं बोल रहा था, आई वाज नॉट स्पीकिंग टू समबडी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कर चलें। लिखा हुआ चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री। इसका डिग्री जो है पॉजिटिव करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन सा डिग्री है, देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि 3 डिग्रियाँ होती हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में क्या यूज होता है, मोस्ट का यूज होता है,
या फिर EST का आखिरी में यूज होता है। जैसे मान के चलिए किसी चीज़ को, जैसे मैंने हार्ड का आपको एग्जांपल दिया था, या तो हार्डेस्ट होगा, नहीं तो किसी में जैसे ब्यूटीफुल के साथ मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर डिग्री इसका देखा जाए तो लिखा हुआ है मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय का मतलब भाई ये सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, तो इसको हमको किस में बदलना था, इसको हमको पॉजिटिव डिग्री में बदलना था। तो इसको हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे दोस्तों? ठीक है, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जल्दी से बताइए आप सभी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पवन इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, पवन इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, इसको आपको कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ज़रा दिमाग लगाइए, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लिखा था पवन इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो ये किस में है? सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये क्या है, कौन सा डिग्री है इसका। डिग्री आप देख पा रहे हैं ना, तो कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट लगा हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट लगा हुआ है। ठीक है, या फिर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, मतलब वन ऑफ द, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में हमको दिक्कत हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं एक्चुअली में कॉल आने लगा है, इस कारण से मैं इधर देख नहीं पाया। ठीक है, पवन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट लिखा हुआ है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट मतलब कई सारे हैं, कई सारे इंटेलिजेंट हैं, कई सारे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनमें से एक रमन भी है, ऐसा मतलब पवन भी है। ऐसा नहीं है कि पवन ही सबसे ज़्यादा होशियार है। ठीक है, कहने का मतलब वन ऑफ द जब लगा रहे, वन ऑफ द का मतलब क्या, वन ऑफ द का मतलब वन ऑफ द, ऐसा कुछ जब लगा रहे, ठीक है, इसका मतलब क्या कि और भी कई सारे हैं होशियार। ठीक है, और भी कई सारे ऐसे हैं जो बहुत होशियार हैं, लेकिन उनमें से एक जो है पवन भी है भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? इनमें से एक पवन भी है। ठीक, तो कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से है कि भाई कई सारे हैं, लेकिन उसमें से जो है एक पवन भी है। तो इसको जब आप चेंज करते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं कि जब मोस्ट इंटेलिजेंट वगैरह को चेंज करते हैं आप, तो आप इसमें वेरी फ्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास ऐसा है, और वन ऑफ द भी है, तो वन ऑफ द के साथ जब मोस्ट इंटेलिजेंट लगा रहेगा, या फिर मोस्ट वगैरह, या फिर ऐसा कहने का मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री लगा रहेगा, तो आप क्या कर देंगे भाई, पवन जो है सबसे ज़्यादा होशियार, मतलब होशियारों में एक मतलब ऐसे है ना कि सबसे ज़्यादा होशियारों में एक है। ठीक है, पवन सबसे ज़्यादा होशियारों में एक है, ऐसा कुछ कहने का मतलब है। यानी कि पवन से ज़्यादा होशियार कुछ ही लोग हैं, कहने का मतलब कुछ तो हैं लेकिन कुछ ही लोग हैं। ठीक है, पवन, इसमें ये जो क्वेश्चन है, ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि पवन होशियारों में एक है, या फिर पवन बहुत ज़्यादा होशियारों में एक है, ऐसा कुछ कहने का मतलब है। तो इसका जो है, जब इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि भाई पवन जो है होशियार, मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पवन से ज़्यादा होशियार हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसको जब हम कहेंगे तो ऐसा कहेंगे भाई पवन से ज़्यादा होशियार तो हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ठीक, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पवन से ज़्यादा होशियार हैं। तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे कि वेरी फ्यू, मतलब बहुत कम, वेरी फ्यू। ठीक है, बॉयज़, चूँकि बॉय की बात की जा रही है, तो वेरी फ्यू बॉयज़ आर, ठीक है, एज इंटेलिजेंट, ठीक है, एज इंटेलिजेंट एज पवन। इसको आप स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, जेंट है एज पवन। ठीक है, मतलब ऐसे कम ही लोग हैं, पवन का पी कैपिटल होगा। ठीक है, ऐसे कम ही हैं जो कि मतलब कुछ ही लोग हैं जो पवन के बराबर जो है इंटेलिजेंट हैं। तो वेरी फ्यू आर एज इंटेलिजेंट एज पवन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पे हम जल्दी से चलते हैं। लिखा हुआ है डिफाइन द नाउन एंड इट्स टाइप विद एग्जाम्पल। तो सभी लोग कर लेंगे भाई, नाउन क्या होता है? संज्ञा। तो क्या होता है संज्ञा? क्या होता है आप सभी जानते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति, गुण, दोष, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब क्लियर सा मतलब है कि किसी भी चीज़ का नाम जहाँ पे लगा होता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं, नाम। ठीक है, किसी का भी नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, गुण, दोष, दशा, किसी भी चीज़ का नाम है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संज्ञा। बात समझ में आ रही है? इसी को इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? लिख लेंगे, आपके बुक में दिया होगा, आप देख लीजिएगा, अलग अलग के बुक में अलग अलग दिया होगा ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या बताया जाए। ठीक है, और एग्जाम्पल भी आप इसका कुछ ना कुछ लिख लेंगे, तो हमें लगता है इसका आंसर सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, बचपन से पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो नाउन आप कह सकते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल। ठीक है, फीलिंग्स, ऐसा कुछ आप लिखते हैं ना, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, या फिर पर्सन, प्लेस, एनिमल, फीलिंग्स और थिंग, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है,
इसका टाइप भी बताना है तो टाइप आप देख लीजिएगा कितने होते हैं, आपके सारे सभी बुक्स में दिया होगा ये, ठीक है, और आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है व्हाट इज़ द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, गिव सम एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल मतलब किसी चीज़ में ऐसा कि जिसमें ऑडियो भी सुनाई दे और उसमें कुछ चीज़ें दिखाई भी दें, ठीक है, उसको हम कहेंगे क्या, ऑडियो विजुअल। विजुअल मतलब देखना होता है, आप सभी जानते हैं, देखने से रिलेटेड है, और ऑडियो का मतलब सुनने से रिलेटेड है, मतलब दिखाई भी दे सुनाई भी दे, कुछ ऐसा चीज़ जिसमें दिखाई भी देता हो और सुनाई भी देता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। और आजकल आप जानते हैं दोस्तों कि जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने एक जो है एक कहा जाए कि एक स्मार्ट बोर्ड का या फिर एक इंटरेक्टिव क्लास का मैंने सेटअप ले रखा है, ठीक है, एक इंटरेक्टिव क्लास का सेटअप ले रखा है जिससे कि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है। यही मैं अगर बोर्ड पे बता रहा होता तो आपको पढ़ने में मतलब थोड़ा सा वो उतना इंटरेक्टिव नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो एक ऑडियो विजुअल डिवाइस, मतलब आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे किसी एड्स को जो जैसे मान के चलिए जैसे आपका प्रोजेक्टर हो गया, टीवी हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें जैसे भी हो गए उसी को हम क्या कहते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे इंग्लिश में आराम से, ठीक है, और साथ ही साथ इनके एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी है। बात समझ आ रही है? तो ऑडियो विजुअल एड्स क्या होंगे, कुछ ऐसे चीज़ें, ठीक है, जो कि टीचिंग में किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब उनका यूज़ किस लिए किया जाता है, आपके चीज़ों को आसान बना, मतलब कहा जाए कि मतलब डिजिटल चीज़ों को करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ था इसका यूजेस बताना है, तो बताइए ज़रा कि इसका यूजेस क्या है। सबसे आसान यूजेस देखिए भाई, मैं अगर आपको यही चीज़, ठीक है, अगर किसी वाइट बोर्ड पे बता रहा होता या फिर ब्लैक बोर्ड पे बता रहा होता तो मुझे क्या करना पड़ता, एक एक क्वेश्चन लिखते उसका आंसर बताते, लिखते आंसर बताते, लिखते आंसर बताते, अब बहुत टाइम लग जाता और हमको लेबर ही बहुत ज़्यादा करना पड़ता। तो उस चीज़ को सेव कर रहा है, यानी कि ये आपका टाइम सेविंग भी है। दूसरा चीज़ आपका वर्कलोड को आपके सेव कर रहा है, ठीक है, वर्क सेविंग भी है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं भाई, इसमें चीज़ें इंटरेक्टिव ज़्यादा हैं, देखने में आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चीज़ें जो है ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं, मैं आपको चीज़ों को अच्छे से विजुअल प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अच्छे से दे सकता हूँ। ये सारी चीज़ें इसके यूजेस हैं, आप इसको कई सारे मैंने बता दिए, कोई भी आप 2-4 इसमें से लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है राइट द जनरल एम ऑफ पोएट्री टीचिंग। पोएट्री टीचिंग का जनरल एम क्या है, ठीक है। पोएट्री टीचिंग का मतलब, पोएट्री मतलब आप जानते हैं ना, जैसे पोएम्स वगैरह पढ़ाने का आपका जनरल एम क्या है। तो इसका एम दोस्तों, पोएम क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को, ताकि वो चीज़ों को पढ़ना अच्छे से सीख जाएं, ठीक है, रिदम चीज़ों का वो बना सकें। और साथ ही साथ केवल और केवल इतना ही नहीं होता है, ये भी होता है कि वह अलंकार, जिसको आप कहते हैं अलंकार, आप समझते हैं ना, चीज़ों की शोभा बढ़ाना, मतलब लाइन्स के जब पंक्तियों की शोभा कैसे हो, ठीक है, सुंदर कैसे चीज़ों को पढ़ा जाए, किस चीज़ को सुंदर बनाया कैसे जाए, किसी लाइन को सुंदर कैसे बनाया जाए, उन सारी चीज़ों को ब्यूटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स या फिर ब्यूटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस वो सीखते हैं पोएट्री टीचिंग के माध्यम से, ठीक है। हालांकि इसका भी आंसर आपके सारे बुक्स में दिया होगा, आप इसको देख करके लिख सकते हैं, लेकिन जो एक सेंट्रल आइडिया था वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करना वो सीखते हैं, पोएट्री जब सीखते हैं भाई, पोएट्री में आप जानते हैं कि कई सारे अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार क्या, कि शब्दों की शोभा को बढ़ाया जाता है, शब्दों को अलंकृत किया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। तो सुंदरता वो सीखते हैं भाई कि चीज़ों को सुंदर कैसे बनाया जाए, चीज़ों को मतलब वर्ड्स को सुंदर कैसे बनाया जाए, ठीक है। साथ ही साथ वो यह सीखते हैं कि भाई कि जैसे जो भी चीज़ अगर लाइन लिखी हुई है उसको कैसे पढ़ना है, उनको अच्छे से पंक्चुएशंस, यानी कि जैसे आपका फुल स्टॉप, कॉमा, इन सबों का जानकारी होता है, क्योंकि जो आपका पोएट्री है उसका एक रिदम होता है, रिदम के रूप में आप समझते हैं, तो रिदम भी बच्चे सीखते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का अलग अलग एम होता है, जैसे रिदम सिखाना हो गया, इसका स्पेलिंग देख लीजिए, RYTHM होता है शायद, रिदम सिखाना इसका होता है, कई सारे और भी चीज़ें हैं, ठीक। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपसे ऐसा कुछ दिया हुआ था कि राइट एक्सप्रेस वर्ड फॉर द फॉलोइंग। बड़ा ही कठिन सा था, अगर आपको ना समझ में आए तो इसके आम में आप इसको स्किप कर सकते हैं, वैसे अगर कुछ आ जाएगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ था कि साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, मतलब फलों का विज्ञान का, फलों के जीव विज्ञान का क्या साइंस, ठीक है, फलों का विज्ञान आप क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ओलेरीकल्चर, याद रखिएगा, ओलेरीकल्चर कहलाता है। वैसे जीके का भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, फलों का विज्ञान कहलाता है ओलेरीकल्चर।
और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि वर्क विदाउट नेम ऑफ ऑथर, मतलब कुछ ऐसा वर्क हो, कोई ऐसा वर्क का मतलब यहाँ पे वर्क का मतलब किससे है, कहानियों से है या फिर पोएट्रीज से है। बेसिकली वर्क पोएट्रीज़ को या फिर छोटे छोटे स्टोरीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई छोटे स्टोरी जिसमें ऑथर का नाम ना हो, ऑथर का मतलब लेखक का नाम ना लिखा हो, उसको हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या, सूडोनिम। क्या कहते हैं, सूडोनिम कहते हैं। पी यहाँ पे साइलेंट है दोस्तों, इसको हम सूडोनिम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सूडोनिम कहते हैं। क्लियर। चलिए, उसके बाद स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए आया हुआ था, तो ये आर्गुमेंट का स्पेलिंग बन रहा था, अनकाउंटेबल बन रहा था। ये तो आपके अपने जो है विद्वत्ता पे डिपेंड करेगा कि कितना आपने पढ़ा हुआ है, तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। कुछ भी स्पेलिंग उठा करके दे देगा, ठीक है। वैसे जनरल केसेस में देखा जाता है कि चीज़ें हो सकता है ऐसे चीज़ों में रिपीट करती हैं, तो 2-4 साल का पेपर अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट एन एप्लीकेशन और टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। ठीक है भाई, आपके फ़ीस के कंसेशन के लिए आपको एक क्या लिखना है, फ़ीस माफ़ी के लिए एक पत्र लिखना है। क्लियर। 2 नंबर का पत्र था, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब भसड़ नहीं मचाना है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो है एकदम लगे कि भाई आप बहुत ज़्यादा जो है विद्वान हैं, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। बस सिंपल सा आपको एक छोटा मोटा लेटर, इसमें आपको चेक क्या किया जाता है कि आपका जो पैटर्न है राइटिंग का वो आपको पता है कि नहीं, ठीक है। मतलब लेटर राइटिंग का जो पैटर्न है वो आपको पता है कि नहीं, कि डेट किधर लिखेंगे, टाइम किधर लिखेंगे, ये सब चीज़ें अगर आपको पता नहीं होंगी तो आप इसको गलत लिख देंगे, ठीक है। तो वो लेटर राइटिंग का पैटर्न यहाँ पे चेक किया जाता है। आप किसी भी बुक में अपने देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद पता वगैरह कैसे कैसे लिखते हैं आप देख लीजिएगा। सैल्यूटेशन जैसे मान के चलिए रिस्पेक्टेड सर जो लिखा जाता है वो आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, इन्हीं सब चीज़ों पे नंबर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और बीच का जो आप बॉडी लिखते हैं, जैसे जो भी बॉडी आप लिख रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। बॉडी मतलब जो आप मेन जो चीज़ें लिख रहे हैं उसका मतलब बहुत कम होता है, उसको आप लिखेंगे आधा नंबर मिलेगा। और ये सब जो ऊपर आप लिखते हैं और नीचे आपका जो लिखते हैं उसका नंबर आपको 1.5 नंबर उस पर लगभग डिपेंड होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो आप इस पे बहुत ज़्यादा बीच वाले बॉडी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ऊपर का जो चीज़ें लिखते हैं, एड्रेस हो गया, डेट हो गया, उसके बाद आपका सैल्यूटेशन हो गया, जैसे रिस्पेक्टेड सर, या फिर अगर किसी इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं जैसे अपने दोस्त वगैरह को लिख रहे हैं तो उसका क्या होगा, रिस्पेक्टेड सर की जगह भाई कुछ किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर डियर फ्रेंड या फिर ऐसा कुछ, इन सब चीज़ों का आपको नंबर मिलता है। इसका आप पैटर्न ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ था 18वां नंबर कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। लिखा हुआ था ही कैन नॉट डैश माई ऑफ़र, ठीक है। ही कैन नॉट, ठीक है, डैश माई ऑफ़र, वह मेरा ऑफ़र क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, स्वीकार नहीं कर सकता है भाई। वह मेरा ऑफ़र जो है स्वीकार नहीं कर सकता है। स्वीकार का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट होता है, ठीक है। ACCEPT का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, अंगीकार करना, मान लेना, ठीक है। वो मेरा, ठीक है, इसका मतलब स्वीकार करना होता है। और एक और होता है एक्सेप्ट, AEXCEPT, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, जैसे कहा जाता है कि एक्सेप्ट मोहन ऑल आर गुड स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब मोहन को छोड़ करके बाकी सारे अच्छे मतलब स्टूडेंट हैं। क्लियर। एक्सेप्ट मतलब होता है इसको छोड़ते हुए, इसको छोड़ करके, इसको इंक्लूड ना किया जाए, विदाउट इंक्लूडिंग हम कह सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब हो जाएगा विदाउट इंक्लूडिंग, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब वह मेरा प्रपोजल या फिर वो मेरा ऑफ़र जो है क्या नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट दिया हुआ है डू नॉट वॉक फुटेड, ठीक है। डू नॉट वॉक फुटेड, कैसे फुटेड नहीं चलिए, ठीक है भाई। ये देखिए बियर है और बेयर है, वियर BEAR और वेयर, बेयर का मतलब होता है दोस्तों नंगे पाँव, ठीक है। बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पाँव। और बियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। बियर का मतलब तो कई सारे होते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। BEAR लिखा हुआ है। बियर का मतलब भालू भी होता है, ठीक है। तो भालू भी होता है और भी कई सारे होते हैं। बियर का मतलब बेसिकली भालू समझिए। और ये बेयर का मतलब क्या होता है, बेयर का मतलब होता है नंगा पाँव, ठीक है। बेयर फुट का मतलब नंगे पाँव। तो भालू को लेकर के नहीं चलेगा, नंगे पाँव चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब डू नॉट वॉक, पैर में भालू पहन के चलेगा नहीं, नंगे पाँव चल सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, मतलब नंगे पाँव मत चलो, ठीक है।
तो आशा करते हैं दोस्तों ये आपके था 2019 का पेपर कंप्लीट सेट हमने सॉल्व करने की कोशिश की। कई सारे इन्फॉर्मेशंस जो हमें लगते थे इंपॉर्टेंट आपको देने का कोशिश किया। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर आपको ना समझ में आ रही हों तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं आपको अगले वीडियोज़ में इसको समझा दूँगा। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद और इस वीडियो को यहीं पर अब हम विराम देंगे। चलिए।